students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. On this platform we are learning biotechnology. This is for class 12th and today I think we can complete this lesson. ठीक है, we will be able to complete this lesson. Let me see कि कहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अ पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, देखो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने PCR कंप्लीट कर लिया है. मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दिया था PCR की कि PCR की एप्लीकेशंस क्या होती है और प्रेजेंट जो मतलब डिज़ीज़ है, जो कोरोना डिज़ीज़ है, उसके लिए भी PCR का वहाँ पे भी एप्लीकेशन है. तो आपका ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है PCR. इसको मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको रेप्लिकेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए. अगर रेप्लिकेशन आप जानते हो, रेप्लिकेशन अगर आप भूल चुके हो तो एक बार रिवाइज़ कर लेना. अगर रेप्लिकेशन तैयार है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जिनको लगता होगा कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक बार रेप्लिकेशन रिवाइज़ कर लें. उसी रेप्लिकेशन से इसको कनेक्ट कर लो कि रेप्लिकेशन में तो नेचुरल प्रोसेस होता था रेप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको आर्टिफिशियल मैनर मतलब इन विट्रो में करा रहे हैं. क्लियर है? ठीक है, तो कल मैंने आपको PCR एक बार रिवाइज़ करा दिया था फिर से. डीनेचुरेशन 3 स्टेप होते हैं PCR में. पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग. किसकी एनीलिंग होती है? प्राइमर की. एक्सटेंशन किसका होता है? प्राइमर एक्सटेंशन होता है. ठीक है, उसके बाद तीनों स्टेप के बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं. टैग का फुल फॉर्म ही है थर्मस एक्वेटिकस. तो थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरियम है फ्रॉम वेयर दिस पॉलीमरेज एंजाइम इज़ आइसोलेटेड, जहाँ से ये पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट किया जाता है. इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ थर्मोस्टेबल. वो थर्मोस्टेबल होता है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. जैसे टैग का आ जाएगा, उसके बाद प्राइमर के बारे में पूछ लेगा कि प्राइमर किस एंड पे जाके ऐड हो जाता है. तो मैंने आपको बताया था 3' एंड पे. और जो पॉलीमरेज है दैट विद द हेल्प ऑफ द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो एज अ सबस्ट्रेट बिहेव करते हैं, उनके हेल्प से जो प्राइमर होता है उनको एक्सटेंड करता है. और इसी तरह से जैसे एक DNA है, एक DNA को हमने एक बार कॉपी करा लिया, फिर उस सेगमेंट को फिर से कॉपी कराएंगे. तो बार बार उस सेगमेंट को जब हम कॉपी कराते रहेंगे तो कंफर्म है वो मैग्नीफाई हो जाएगा, उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा. क्लियर हो गई बात? ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि प्राइमर क्या होते हैं. प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके? 3' एंड पे जो DNA होते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, उनको प्रिपेयर किया जाता है. जो प्राइमर होते हैं ना, वो नेचुरल नहीं होते, उनको हम प्रिपेयर करते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. उसके बाद एप्लीकेशन क्लियर हो गया था. अब देखो नेक्स्ट जो आपके अगर आप NCERT देखोगे तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंसर्शन ऑफ rDNA इनटू द होस्ट. rDNA बन तो गया, उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे ये हमने पढ़ रखा है. बैक्टीरियल सेल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वही जिसमें आपने पढ़ा था कि हाउ यू कैन मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट. आप होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हो, उसी टॉपिक में ये पढ़ लिया था आपने. ठीक है, कि हम डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको हीट शॉक देते हैं बैक्टीरियल सेल को, उसके बाद प्लांट सेल में बॉम्बर्ड करते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, माइक्रो नीडल्स यूज़ करते हैं एनिमल सेल में, और पैथोजन को यूज़ कर सकते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के केसेस में, जिनको हम डिसार्म्ड पैथोजन बोलते हैं. ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में एक्सप्लेन कर रखा है. तो इंसर्शन ऑफ rDNA इनटू द होस्ट. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि अगर मान लो कोई भी यूकैरियोटिक जीन है, ये मैंने एक दिन क्वेश्चन भी पूछा था. ठीक है, अब ये टाइम आ गया कि इसका मैं आंसर बता दूँ. अगर कोई यूकैरियोटिक जीन है तो यूकैरियोटिक जीन को हम प्रोकैरियोटिक जीन के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. ठीक है, अगर कोई यूकैरियोटिक जीन है तो उसको प्रोकैरियोटिक जीन के साथ डायरेक्टली हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. उसके पीछे रीज़न है. क्या रीज़न है? वो रीज़न आपने मॉलिकुलर में पढ़ रखा है, आपको पता है. यूकैरियोटिक जो DNA होता है उसमें 2 इंटरविन्ड पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक होता है इंट्रॉन्स और दूसरे होते हैं एक्सॉन्स. आपको पता है जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं, दे डोंट कोड इन फॉर द प्रोटीन, बट जो एक्सॉन्स होते हैं दे कोड फॉर द प्रोटीन. तो इस तरह से अगर हम यूकैरियोटिक में देखें तो 2 सेगमेंट्स होते हैं DNA पे, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स. लेकिन प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते, केवल एक्सॉन्स होते हैं. तो वी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट द यूकैरियोटिक जीन इनटू द प्रोकैरियोटिक जीन. बात समझ में आई? तो करेंगे क्या, तो कैसे कर सकते हैं? देखो अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो अगर हम यूकैरियोटिक DNA ले लें, यूकैरियोटिक DNA ले लें, उससे क्या बनवा लें? RNA बनवा लें. समझ में आया? DNA से क्या बनवा लें? RNA बनवा लें. यूकैरियोटिक DNA से क्या बनवा लें? RNA बनवा लें. बात समझ में आई? अब इस RNA में आपको पता है एक्सॉन्स ही होंगे, इंट्रॉन्स नहीं होंगे. जब DNA से RNA बनेगा तो इस RNA में केवल एक्सॉन्स होंगे, इंट्रॉन्स नहीं होंगे.
क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है ना HGP में, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सारे जो सीक्वेंस हैं वो, ठीक है। तो जब डीएनए से आरएनए बना तो आरएनए में केवल कैसे सीक्वेंसेस हैं, ओनली एक्सॉन्स हैं, ठीक है, एंट्रॉन्स तो है नहीं। अब हम इन एक्सॉन्स को, समझ में आ गई बात, सबसे पहले हम यूकैरियोटिक डीएनए को क्या करवा लेंगे, एक्सप्रेस करवा लेंगे, किस फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में। फिर इस आरएनए से हम डीएनए बनवा लेंगे। आपको पता है आरएनए में केवल क्या होंगे, एक्सॉन्स होंगे, इसमें क्या होंगे, एक्सॉन्स। अब इस आरएनए से हम क्या बनवा लेंगे, डीएनए। इस डीएनए में केवल कोडिंग एरियाज होंगे, नॉन कोडिंग एरियाज नहीं होंगे। ऐसे डीएनए को cDNA बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इस डीएनए को हम प्रोकैरियोटिक सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका आंसर यही है कि सबसे पहले हम यूकैरियोटिक डीएनए को एक्सप्रेस करवा दें, उसमें केवल एक्सॉन्स ही रहेंगे आरएनए के फॉर्म में। उस आरएनए से क्या बनवा लें, डीएनए, और इस डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इंसर्शन हम यूकैरियोटिक डीएनए का प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी अगर फॉर्म हो जाए तो आप इसका आंसर बता सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट टॉपिक पे। देखो लास्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी आपको पेन के हेल्प से बताया, फिर आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स बताए थे। एक बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बताया था कि मेंटेन द स्टेराइल कंडीशन। जब भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लोगे, जैसे कोई जीन है उसमें एडिट कर लिया आपने, एडिट करने के बाद अब बारी क्या है, अब क्या किसका टाइम है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। मोस्टली जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे वैक्सीन बना रहे हैं तो वैक्सीन क्या है, एक प्रोडक्ट है। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की होगी साइंटिस्ट ने, कि जो वायरल के जो जीनोम है उसको किसी वेक्टर के साथ इंसर्ट कर दिया, फिर उसको किसी कल्चर मीडियम में ग्रो किया। अब वो क्या करेगा, ग्रो होगा उस कल्चर मीडियम में और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गई बात। उसी एंटीबॉडीज़ को लेके हम क्या बनाए, मतलब उसी वैक्सीन से हम मतलब उसी वैक्सीन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे वैक्सीन क्या है, अगर हम वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं तो वहाँ पे वैक्सीन क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और वो प्रोडक्ट क्योंकि वो मॉडिफाई है इसलिए हम उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बुला सकते हैं। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाया था कर्ड का, ठीक है, आपको याद होगा। अगर वैसे तो ये ट्रू नहीं है, इसको कहीं लिखना नहीं, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टोरी की तरह समझ लो, आपको आगे का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि जैसे कर्ड हम लोग सेट करते हैं घर पे, उसमें कौन सा बैक्टीरियम होता है, लैक्टोबैसिलस, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जीनोम होता है। आपको पता है, आपको जो सोर मतलब कर्ड है वो नहीं पसंद, आपको ऐसा चाहिए कि कर्ड जो है वो सोर ना रहे, ठीक है, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। तो आपने देखा कि जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें एक पार्ट ऐसा है जो सोरनेस काज करता है। आपने उस पार्ट को हटा के कोई और पार्ट उसमें ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जो कर्ड है वो क्या हो गया, वो मोर न्यूट्रिशियस हो जाए, वो आपके लिए डिज़ायर्ड हो जाए, जैसा आप कर्ड चाहते हो वैसा हो जाए। बात समझ में आई। जैसे देखो इस डायग्राम के थ्रू देखो, मान लो ये बैक्टीरियम है, ये कौन सा बैक्टीरियम का डीएनए है, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जब बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होगा, मिल्क में प्रेजेंट होगा, तो लैक्टिक एसिड मतलब मिल्क को किस में चेंज करेगा, कर्ड में चेंज करेगा। बात समझ में आई। आपको क्या चाहिए, कर्ड में कुछ और चीज़ें चाहिए, तो आपने क्या किया, LAB को लिया, इसके डीएनए को लिया, इसके डीएनए को कट करके, इसके डीएनए को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, इस तरह से ये कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पे आपने कोई और डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे LAB क्या हो गया, RDNA हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। समझ में आ गई बात। लेकिन अभी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, अभी आपको यू कैन नॉट ऑब्टेन द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, जब इस RDNA को कल्चर करेंगे। कहाँ पे कल्चर करेंगे, मिल्क में। जब आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर से मिल्क में डालोगे, ठीक है, तो ये वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। कर्ड मिल्क को किस में चेंज करेगा, कर्ड में चेंज करेगा। लेकिन इस बार जो कर्ड होगी वो प्री एग्जिस्टिंग कर्ड से डिफरेंट होगी। तो आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। कहाँ से मिल गया, कल्चर करने के बाद। बात समझ में आई। मतलब प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें RDNA मतलब जो हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया है उसको क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। और कल्चर करते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि जैसे कोई और माइक्रोब उसमें डेवलप ना कर पाए, इसलिए आप मिल्क को बॉयल करते हो। मिल्क को बॉयल करने के बाद उसको ढक के रखते हो। आप ये कोशिश करते हो कि इसमें और कोई माइक्रोब डेवलप ना होने पाए। लेकिन एज मतलब एट द लेवल ऑफ हाउस लेवल के प्रोडक्ट पे हम बहुत सारा मतलब उस पर कर्व नहीं कर सकते।
ठीक है, बहुत सारे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको 1 या 2 या 3 किलो या 4 किलो अगर आपको कर्ड को सेट करना है, कर्ड प्रोड्यूस करना है, तब तो आप घर पे आराम से प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन अभी कोई कहे कि 1000 किलो या 100 किलो कर्ड चाहिए, तो क्या आप घर पे सेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, लार्ज स्केल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बड़े बड़े कंटेनर चाहिए होंगे। अभी कोई कह दे कि 100 किलो दही चाहिए, तो मम्मी थोड़ा ना कहेंगी या हम थोड़ा ना कह सकते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा। उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे जाना पड़ता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो एकदम सेम वैसे ही मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। तो क्लियर हो गई होगी बात कि RDNA बन तो गया, लेकिन हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहे हैं। चलो, ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट, हम जीन प्रोडक्ट से जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे। व्हेन RDNA इज ट्रांसफर इनटू बैक्टीरियल प्लांट या एनिमल सेल, द फॉरेन DNA इज मल्टीप्लाइड। आपको पता है जब भी हम RDNA को किसी भी होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मतलब उसकी क्लोनिंग बनती है, उसकी कॉपीज़ बनती हैं। मोस्ट ऑफ द RDNA टेक्नोलॉजीज आर एम्ड टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड प्रोटीन। उनका मेन एम क्या होता है, डिज़ायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करना। जैसे मैंने अभी कर्ड का एग्जांपल लिया कि हमारा मेन एम क्या है कि हमें ऐसी कर्ड बनाना जिसमें हमारे डिज़ायर्ड फीचर्स हों जो हमें चाहिए। सो देयर इज़ ए नीड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ RDNA के एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? RDNA एक्सप्रेस कहाँ करेगा, होस्ट में। ठीक है, वो होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। जब हम उसको कल्चर करेंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि जो LAB है, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, जब हमने उसको कल्चर किया तो वो वहाँ पे क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब एक्सप्रेस करेगा तो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। आफ्टर द क्लोनिंग ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, वन हैज़ टू मेंटेन द ऑप्टिमम कंडीशन। आपने क्लोनिंग तो करा ली, आपने वेक्टर के साथ इंसर्ट करके उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करके बहुत सारे आपने उसकी क्लोनिंग बना ली। क्योंकि एक क्लोन अगर आपके पास रहेगा, एक कॉपी रहेगी, तो यू कैन नॉट ऑब्टेन द प्रोडक्ट एट अ वेरी हायर लेवल। आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपको अगर कर्ड बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको जो बैक्टीरियम है, जो इनोकुलम है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसी तरह से अगर आपको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो आपको कॉपीज़ भी बहुत ढेर सारी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म है, एक RDNA है, तो उससे बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको उसको क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्लोनिंग करानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो हमें बहुत सारी मल्टीपल उसकी कॉपीज़ मिल जाएंगी, तब हम उसको किसी फेवरेबल कंडीशन में कल्चर करेंगे। उस फेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस इन द सेंस वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, और उसी प्रोडक्ट को हम वहाँ से क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। बात समझ में आई? जैसे अगर आप देखो तो फर्मेंटेशन, जैसे जो अल्कोहल बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले शुगर केन के जो जूस होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जब या ईस्ट को ग्रो करते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होती है। हमारा मेन एम क्या है, अल्कोहल। हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें केवल अल्कोहल से मतलब है। तो जब उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस हो गई तो क्या उसी अल्कोहल को आप तुरंत यूज़ कर सकते हो? नहीं। उस अल्कोहल को आप क्या करोगे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको प्योरीफाई करोगे। ठीक है, उसको टेस्टिंग करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अल्कोहल में कुछ और केमिकल्स हैं, तो उसकी सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद तब हम उसको जो है रिलीज़ करते हैं, तब आप अपने यूज़ में लेके आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को। तो अभी तक जो होस्ट था वो तो नॉर्मल था, जब आपने उसके अंदर RDNA इंसर्ट कर दिया तो होस्ट भी क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। अभी तक नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही थी, नॉर्मल कर्ड मान लो प्रोड्यूस हो रही थी। जब आपने उसके अंदर RDNA इंसर्ट कर दिया रिकॉम्बिनेंट, तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगी, मतलब डिफरेंट हो जाएगी। जो पहले से हो रही थी उससे वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट, हेट्रोलॉगस मतलब किसी डिफरेंट होस्ट में, देन द प्रोड्यूस्ड प्रोटीन इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम क्या बुलाते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है, नॉर्मल प्रोटीन और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में क्या डिफरेंट है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए यू हैव यूज्ड 1 RDNA, आपने कुछ उसमें रिकॉम्बिनेशन किया है, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। तो अब जो प्रोटीन मिलेगी वो कैसी होगी, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैंने कर्ड के जो एग्जाम्पल लिया है उसको कहीं लिखना नहीं, उसको केवल समझने के लिए है कि आप उस कर्ड वाले एग्जाम्पल को कनेक्ट कर सकते हो एकदम वैसे ही। ठीक है, जैसे मैंने अभी कर्ड का एग्जाम्पल लिया कि ऐसे ऐसे करते हैं, एकदम सेम आपको आगे के टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लगा दी है, ठीक है, जिससे आपको फिर से रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। आप देख सकते हो उसमें न्यूक्लियोइड आपको पता है बैक्टीरिया में होता है। अब देखो यहाँ पे डोनर सेल है। डोनर सेल मतलब जहाँ से हम डिज़ायर डीएनए को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, वहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं। डोनर सेल से हमने कोई फॉरेन डीएनए निकाल लिया। उसके बाद हमने बैक्टीरियल सेल से क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड निकाल लिया। प्लाज्मिड और इन जो जहाँ से हमने डोनर सेल से जो डीएनए निकाला है, उन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने का मतलब क्या होगा, जो भी कट पार्ट होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जब आप डीएनए लाइगेज डालोगे तो ये दोनों वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा। ठीक है, ये आपने पहले से भी पढ़ रखा है, यहाँ पे मैंने फिर से इसको रिवाइज करा दिया कि इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। क्लियर हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर से वापस हम किस में भेजेंगे, होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, तभी तो ये कॉपी करेगा। ठीक है, देखो आरडीएनए को जो हमने होस्ट में ट्रांसफ़र किया, आप देख सकते हो होस्ट बैक्टीरियम विद आरडीएनए, हमने उसको उसमें इंसर्ट कर दिया। कैसे इंसर्ट करते हैं ये आपने पढ़ रखा है। उसके अंदर वो क्या करेगा, कॉपी करेगा, क्योंकि ये प्लाज्मिड का फीचर है कि प्लाज्मिड जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड पार्ट होता है। जब उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, जब उसको मीडियम मिलेगा तो वो खुद मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैं इन अ फर्मेंटर, उसके बाद उसको कहाँ ले जाएंगे, फर्मेंटर में लेके जाएंगे। क्लियर है। फर्मेंटर मतलब वेसल्स, जहाँ पे हम उसको कल्चर करेंगे। जब उसको फर्मेंटर में लेके जाएंगे तो हमें कौन सी प्रोटीन मिलेगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगी। जो नॉर्मल प्रोटीन अभी तक हमें मिल रही थी उसकी वो नॉर्मल नहीं रह जाएगी, अब वो क्या हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगी। समझ में आया। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जब मिल जाएगी तब हम उसको क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे और उसको टेस्टिफाई करेंगे, मतलब उसको टेस्ट करेंगे। जब ये देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जब हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल जाएगी तो ऐसा नहीं कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल गई चलो यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग नाम से ही पता लग रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब सबसे लास्ट प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी का। उसमें प्योरीफिकेशन करेंगे, प्योरीफिकेशन करने के बाद टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद तब उसकी मार्केटिंग करेंगे। उसके सबसे पहले मार्केटिंग नहीं कर सकते। जैसे आप वैक्सीन के केस में देख रहे हो, ऐसा नहीं कि वैक्सीन बना दिया तो बस सबको लगा दो। जब तक ट्रायल नहीं हो जाएगा, जब तक एकदम एश्योरेंस नहीं हो जाएगी, जब तक उस पर अप्रूवल नहीं मिल जाएगा, तब तक वो वैक्सीन मार्केट में लॉन्च नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको ये टॉपिक जो भी टॉपिक हैं उसको मैंने एक बार और रिवाइज करा दिया। अब आ जाओ ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो हम ऑब्टेन कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि अगर मुझे 1 2 3 किलो 4 किलो 5 किलो कर्ड अगर सेट करनी है तो एक बार पॉसिबिलिटी है हम घर पे कर लें, लेकिन अगर हमें 100 या 1000 लीटर प्रोडक्ट चाहिए तब हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको घर पे क्या कर पाएँ, उसको कल्चर कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेसल्स चाहिए होंगे। ठीक है, एडवांस वेसल चाहिए होंगे जिसमें हम वो सारी चीज़ें कर पाएँ। मतलब स्मॉल स्केल पे तो हम लैब में कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल में कोई भी जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो उसको हम अपनी लैब में कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्ट बनता होगा, कोई आरडीएनए बनता होगा, तो उसको सबसे पहले लैब स्केल पे, बहुत छोटे स्केल पे उसको प्रोड्यूस करके देखते होंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तब उसको लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं। बात समझ में आई। तो जब लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो वेसल्स यूज़ करते हैं उन्हीं को बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। नाम पे ध्यान दो, बायो रिएक्टर्स। जो ऐसे रिएक्टर्स होते हैं, ऐसे वेसल्स होते हैं जिसमें हम जब कल्चर करते हैं, जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट होस्ट बना रखा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें इंसर्ट कर दिया है, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को उसमें कल्चर करेंगे, उसको वहाँ पे हम कल्चर मीडियम प्रोवाइड कराएंगे और वो वहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, और अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को शो करेगा। जैसे मैंने मिल्क वाला एग्जांपल लिया कि मिल्क में जब आप एलएबी आप डालोगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, और वो अपने आप को उसमें क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी और उसी कल्चर में हमें हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। To produce large quantities of these products, development of bioreactors was required, where large volume मतलब कितना, 100 से 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर, ये कल्चर है, इसको स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, कैन बी प्रोसेस्ड। अब आप समझ सकते हो इतने ज़्यादा अमाउंट में हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। बायोरिएक्टर, अब बायोरिएक्टर होते क्या हैं, बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम मतलब रिक्वायर्ड,
जो भी आपको प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए वो बायोरिएक्टर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ कंडीशन। सबसे पहले ग्रोथ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जैसे और प्रोवाइडिंग ग्रोथ कंडीशन में क्या क्या, जैसे टेम्परेचर कितना चाहिए, उसमें टेम्परेचर आप रेगुलेट कर सकते हो। आप अपने घर के जो बर्तन हैं उसमें टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर सकते, उसको तो आप हीट करते हो फिर कूल करते हो, ठीक है। लेकिन जब ये बायोरिएक्टर्स में जाएंगे, बड़े बड़े वेसल्स में जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी डिवाइसेस लगी होंगी। टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं, सबस्ट्रेट मतलब जिसको हम यूज़ कर रहे हैं जिस कल्चर को, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अगर उसमें वाइटामिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप। आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पेज पे दो डायग्राम बना होगा, एक स्टीयर और एक स्पार्गर। स्टीयर में स्टीयर ब्लेड लगी होती हैं, ठीक है, उसमें ब्लेड जो लगी होती हैं एकदम घूमती हैं वो, इसीलिए उसका नाम पड़ गया स्टीयर। तो सबसे जो कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बायोरिएक्टर है उसका नाम क्या है, स्टीयरिंग टाइप, ठीक है, जिसमें स्टीयरिंग होती है, मतलब वो घूमता है, उसकी ब्लेड जब घूमती है। स्पार्गर में क्या होता है, स्टीयर ब्लेड नहीं लगी होती, उसमें एयर को पंप करते हैं। बायोरिएक्टर हैज़ अ प्रोविज़न फॉर बैच कल्चर। एक प्रोविज़न है बैच कल्चर, मतलब कॉन्टीन्यूअस कल्चर का। अगर आपको जैसे एक तरफ कल्चर आप ऐड कर रहे हो, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर रहे हो, एक तरफ कल्चर कर रहे हो, एक तरफ प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो, तो इस तरह से बैच कल्चर, बैच जैसे समझते हो ना, जैसे एक बैच आया फिर वो पास हो गया, फिर दूसरा बैच आया फिर वो पास हो गया, तो बैच कल्चर से आप समझ सकते हो। सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर इज अ लार्ज स्टेनलेस स्टील वेसल विच हैज़ द फॉलोइंग मेन लार्ज स्केल, ठीक है। जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले डायग्राम देख लो, ये देखो, ये स्टीयर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है। अब आप इसमें देख सकते हो अलग अलग तरह के वेसल्स तो हैं, वो वाले वेसल्स नहीं जिसमें हम गेहूँ चावल रख लेते हैं, ठीक है, स्टील के तो होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं। आप देख सकते हो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट लाइन है, एंटी फोम लाइन है, इनोकुलम लाइन है। इनोकुलम मतलब जैसे आप दही जमाने के लिए आप थोड़ी सी दही यूज़ करते हो ना, तो वो इनोकुलम होती है। ऐसे ही प्रोडक्ट जब हम इसमें ऑब्टेन करेंगे तो उसमें इनोकुलम ऐड करेंगे, जिसकी हेल्प से वो कल्चर क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है। तो इनोकुलम लाइन होती है जिससे हम इनोकुलम ऐड करते हैं। पीएच लाइन मतलब पीएच को कंट्रोल करने के लिए। डिसॉल्व ऑक्सीजन लाइन मतलब आपको पता है कि जो बायोरिएक्टर्स हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके थ्रू हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। और याद रखना, जो भी एयर इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं वो स्टेराइल एयर होनी चाहिए। स्टेराइल एयर मतलब उस एयर में कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कूलिंग जैकेट होती है, मतलब कूलिंग पार्ट होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसको वो कूल करे। टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं जो बताते रहते हैं कितना टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। स्टीयर ब्लेड लगी होती हैं जो घूमती रहती हैं। शाफ्ट वगैरह लगा होता है। अब आप नीचे देख सकते हो एयर फिल्टर लगा होता है, जिसके थ्रू जो भी एयर जाती है वो स्टेराइल एयर जाती है, उसमें कोई माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होता। और सबसे लास्ट में देखो क्या है, हार्वेस्ट लाइन। आप इस डायग्राम में देखो हार्वेस्ट लाइन। हार्वेस्ट मतलब आपको पता है, ठीक है, आपने हार्वेस्टेशन पढ़ा है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप पढ़ा है। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तब हम उससे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, जिसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो सेम एज यहाँ पे भी है, एक साइड कल्चर डालेंगे, दूसरे साइड से हम कल्चर को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। बात समझ, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ ये देखो स्पार्गर। अब इसमें स्टीयर ब्लेड नहीं लगे हैं, इसमें बबल्स, नीचे से एयर को पंप किया जाता है, तो इसमें इसको बोलते हैं स्पार्गर। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे डिवाइसेस लगी हैं, ये इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, मतलब कुछ ऐसे टूल्स लगे होते हैं जिससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, मतलब जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा हो जाता है। गैस इंटरटेनमेंट होता है, मतलब गैस जो है इसमें ज़्यादा आती है। क्लियर है। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन सरफेस एरिया। जब बबल्स ज़्यादा बनते हैं तो ऑक्सीजन का सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इस टैंक को क्या बुलाते हैं, स्पार्गर। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ वही पहला वाला है, स्टीयर, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। अब देखो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। कूलिंग जैकेट आपको पता है कि ये कूल करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम से ऊपर जाएगा इसको वो कंट्रोल करेगा। एंड एयर इनलेट एंड फिल्टर, अभी आपको मैंने बताया ना, स्टीयर में एयर एंटर करेगी और उसको फिल्टर करेगा, मतलब उसको स्टेराइल एयर प्रोवाइड कराएगा।
और एरियोबिक एयर। मोस्ट फर्मेंटेशन आर एरियोबिक रिक्वायरिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टेराइल एयर। तो वो एयर इनलेट लगी होगी। स्टिरर ब्लेड लगी, आपको मैंने डायग्राम में दिखाया कि स्टिरर ब्लेड लगी होती है जो घूमती रहती है, जिससे जो कल्चर है वो मिक्स होता रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल रोटेटिंग स्टिरर शाफ्ट एंड ब्लेड। बीच में शाफ्ट लगी होगी, उसके चारों तरफ ब्लेड लगे होंगे और वो मिक्स करेंगे, जैसे मिक्सी ग्राइंडर में होता है। स्पार्गर में इट इज़ अ पोरस रिंग एट द बॉटम पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। उससे क्या होगा, एरिएशन, उसमें एयर को पंप किया जाएगा, जिसको बोलते हैं स्पार्गर। तो इसमें स्टिरर ब्लेड तो होती नहीं, केवल स्पार्गर लगे होते हैं, तो केवल वो एयर को पंप करते हैं। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद इनलेट लाइन। इनलेट मतलब जो जिससे हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या इनलेट होती है, देखो, इनोकुलम लाइन, जिससे हम जो सैंपल लाइन है, जो हमारे कल्चर है, उसको ऐड कर सकते हैं। एंटी फोम, अब देखो आपको पता है कि फोम रिलीज़ होता है, जैसे जब भी हम मलाई से मक्खन रिलीज़ करते हैं तो उसमें फोम बनता है। जब भी हम जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसको पानी में ऐसे करते हैं तो उससे फोम रिलीज़ होता है। तो उस फोम को हटाने के लिए एक एंटी फोम लाइन बनी होती है जो फोम को रिमूव करती है। न्यूट्रिएंट लाइन होती है, क्योंकि आपको पता है आप उसको कल्चर कर रहे हो तो कन्फर्म उसको और भी कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, तो उसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट को ऐड कर सकते हैं। पीएच, उस कल्चर को ग्रो करने के लिए कितना पीएच चाहिए, आप पीएच को सेट कर सकते हो। डिज़ोल्व ऑक्सीजन लाइन, जिसके थ्रू हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन उसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं और इनलेट पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हार्वेस्ट लाइन होती है, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर लाइन लगी होती है, जो टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। समझ में आया? ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट होती है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती रहती है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आपने मान लो कर्ड लिया, एकदम वही कर्ड वाला एग्जांपल ले लो। ठीक है, कि कर्ड को मिल्क में जब हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं, मतलब इनोकुलम डालते हैं, ठीक है, तो उसको कल्चर करते हैं। एकदम सेम वैसे ही आपने पढ़ा कि बायो रिएक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे, बायो रिएक्टर के हेल्प से। बायो रिएक्टर क्या होते हैं, स्टील वेसल्स होते हैं। उन्हीं को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लगे होते हैं जो हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में फैसिलिटेट करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हर एक पार्ट आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दिया है लेकिन इतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने हर एक पार्ट को अच्छे से आपको अलग अलग करके समझा दिया। क्लियर है? अब लास्ट प्रोसेस पे आ जाओ, और इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक भी है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सबसे लास्ट में प्रोडक्ट बन गया, अब हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ऑब्टेन मतलब उसको निकालेंगे। हार्वेस्ट तो कर लिया है हमने, अब उसको हम क्या करेंगे, प्योरीफाई। और याद रखना, कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन कहाँ पे होता है, बायो रिएक्टर्स में। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में एक्सप्रेशन नहीं होता। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्योरीफिकेशन होता है, टेस्टिंग होती है, एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, जो भी हमने rDNA होस्ट के साथ वहाँ पे रखा है, जो कल्चर किया है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बायो रिएक्टर्स में, ना कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में द प्रोसेस विच इंक्लूड सेपरेशन करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे, विच आर कलेक्टिवली रिफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम मतलब वही लास्ट में। ठीक है। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुइटेबल प्रिजर्वेटिव, और जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें हम प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, जिसकी वजह से वो रॉट ना होने पाए, वो स्पॉयल ना होने पाए। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल। याद रखना, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे वो सब क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगे। और कहीं अगर ड्रग बना रहे हैं तब तो भाई बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रहेगी। ठीक है, उसके थ्रू हम अगर ड्रग बना रहे हैं तो कई बार उसकी टेस्टिंग होती है, कई बार उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो कहीं ऐसी कोई ड्रग ना हम मार्केट में लॉन्च कर दें कि जो बहुत ज़्यादा हैवॉक काज कर दे, बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस हो, हार्मफुल हो, और उसके आफ्टर मैथ, ठीक है, उसके उस प्रोसेस के आफ्टर मैथ बहुत ख़राब हो सकते हैं। आफ्टर मैथ मतलब ख़राब रिजल्ट हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जब भी हमें ड्रग ऑब्टेन करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज हम लोग ने ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस कर ली। तो इस तरह से इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स पढ़ लिया। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ेंगे। अब आपको ये पता लग गया कि बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म कैसे करते हैं और ऑब्टेन कैसे करते हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी के एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिले हैं।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट हो गया, इस सेशन भी कंप्लीट हो गया और लेसन भी कंप्लीट हो गया। और लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना कि बायोटेक्नोलॉजी आपको बहुत ईजिली समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मुझसे कम्युनिकेट करना, आई विल सॉल्व योर डाउट कन्फर्म, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल लेके समझाऊं जिससे आपको बायोटेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई प्रोसेस को समझने में प्रॉब्लम होती है तो मॉलिक्यूलर ज़रूर रिवाइज कर लेना, उस प्रोसेस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। एवरीवन प्लीज़ बी एनर्जेटिक, खूब ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और मेरे पास चैप्टर भी ज़्यादा नहीं है, 2 ही 3 चैप्टर बचे हैं, वो मैं मैक्सिमम 15 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगा। तो 15 डेज़ में आपके जब सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे तो आपके पास केवल रिवीजन और सैम्पल पेपर रह जाएगा। पुरानी वीडियोस हैं, आप वीडियोस देख के उनको रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो भी हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।